हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सबका आपके अपने चैनल मिस्टर सर में। फ्रेंड्स, आज जो हम क्लास करने वाले हैं, हमारा सेकेंड लेसन है भारत इज़ माई होम। इंग्लिश के क्लास 12th का ये चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत इज़ माई जो होम है, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। इनके लेखक, भारत इज़ माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है। एंड यह एक भाषण है, यह कोई स्टोरी निबंध नहीं है, यह एक भाषण है। भारत इज़ माई होम जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने भाषण दिया था, और वह उस भाषण में जो बात बोले थे उसके कुछ मुख्य पॉइंट हमारे सिलेबस में है। उसी सिलेबस को हमको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्लास बीच में छोड़िएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम एक एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी मतलब समझेंगे। उसी तरीके से फिर हम इसमें का सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, और हाँ, वीडियो सिर्फ आप अपने तक ही ना रखें, आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनका भी पढ़ाई रेगुलर हो सके और वो भी अपने चैप्टर को क्लियर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं जाकिर हुसैन जी के बारे में, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं। जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 18 फरवरी 1897 को हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट्स को याद रखें, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लें कि उनका जन्म जो है 8 फरवरी 1897 को हुआ था और हैदराबाद में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था और वो मरे थे 3 मई 1969 को। जन्म हुआ था उनका 8 फरवरी 1897 को और उनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1969 को, और वो मरे थे न्यू दिल्ली में, ठीक है फ्रेंड्स। और उनका जो एजुकेशन था, उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, वह पढ़ाई जो किए थे वह लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से भी पढ़े थे, और उनको और भी कई सारे कॉलेजों से पढ़े हैं और भी। चलिए, और उनके कुछ बुक्स भी आए थे, उन्होंने कुछ बुक भी लिखा था। जैसे उनके बुक्स का नाम था सनशाइन ऑफ अम्मा, द पूरी दैट रैन अवे, और भी कई सारे वो बुक्स लिखे थे। चलिए, अब उनको कुछ अवार्ड्स भी मिला था, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका जो वैल्यूएबल अवार्ड था वो था भारत रत्न। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। और उनके उनके पिता का नाम फैदा हुसैन खान था। उनके पिता का नाम फैदा हुसैन खान था और उसकी माँ का नाम नजनैन बेगम था। तो आई होप फ्रेंड्स, ये डिटेल्स तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैप्टर को समझिए। चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, और ये जो है एक भाषण है। आप सब जानते हैं, आपको बता दिया गया है कि भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हो, और यह एक भाषण है। तो उन्होंने भाषण जो किए थे उसमें कुछ मेन पॉइंट्स को बुक्स में नोट किए गए हैं जो हमें जानने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है? आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम overwhelmed by the trust my people have placed in my by electing me to the highest office in the land। क्या कहता है कि I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in my way। कह रहा है कि जो इस यहाँ पे जो हमारे लोगों ने जो हम पे विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूँगा और उनके लिए मैं अच्छा काम करूंगा और मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। दूसरा लाइन में, दूसरे पॉइंट्स में उन्होंने कह रहा है कि डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल कॉम्प्रिहेंशन, ए डिग्री ऑफ erudition and wealth of experience reliability to be found anywhere during a lifetime developed to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than properly any other man to bring out and explain
Indian philosophical thought and the oneness of all the spiritual value. He has never lost his faith in the initial humanity of man, and he himself never caged to champion the right of all men to live in dignity and with justice. कह रहे हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो थे, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भी और लोगों की अपेक्षा और नेताओं की अपेक्षा हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किए और ज़्यादा काम किए, और उनके रास्ते में भी बहुत सारी परेशानी आई, पर वह उन्होंने कभी भी अपने लोगों पर से विश्वास नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया, और अपने लगन के साथ और मेहनत के साथ पूरी मजबूती के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया और अच्छे से किया। तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या कहा, I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total decision. I have just taken the oath of loyalty or the Constitution of Indian. It is the, इसके कुछ और पॉइंट्स है, मैं दूसरे पेज में देख लेता हूँ। यहाँ पे ये रहे, तो चलिए इसको अब देखिए क्या करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिव टू देम सेल्फ इट द यंग स्टेट ऑफ एन एसेंस पीपुल who through that long millennium and through corporation of diversity amenity have state to realize themselves absolutely value in their own peculiar way. I place myself to the service of those value, for thought some conscience religious of a value may become indication with the change of circumstance. The value remains entirely valid and fresh for never the fresh religions. The past is not dead and aesthetics, it is alive and dynamic, and is enveloped in determining the quality of our present and the prospects of our future. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यह होता है, मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस पद को विनयशील, विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ ग्रहण कर रहा हूं। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। यह संविधान अपेक्षाकृत एक नए राज्य का है जो इस देश के स्वतंत्र नागरिकों ने अपने इतिहास में पहली बार अपने ऊपर लागू किया है। यह उन प्राचीन लोगों का नया राज्य है जिन्होंने हजारों वर्ष के दौरान विभिन्न जातियों के सहयोग के द्वारा अपने अनूठे ढंग से शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश की है। मैं स्वयं को उन मूल्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। यह संभव है कि परिस्थितियां बदलने की वजह से कभी उन मूल्यों की प्राप्ति पर्याप्त रूप से न हो सके, फिर भी वे मूल्य हमेशा वैध रहते हैं तथा नए प्रयासों की जरूरत के लिए प्रोत्साहन देते हैं। अतीत मृत अथवा स्थिर वस्तु नहीं है, वह जीवित एवं गतिशील है। हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चलिए नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 पॉइंट्स में उन्होंने क्या कहा है, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्सिस्टेंस रिन्यूअल इज indeed the process of growth of national culture and national character. It is the business of education as I see it to minister his constant renewal, and I may be forgiven the presumption that my choice to his high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. I maintain the education is a prime instrument of national purpose. Then the quality of education is inseparably involved in the quality of the nation. तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी मतलब इन्होंने ये क्या कहा है कि ये मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब यह है, अतीत की अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया ही है। मेरे विचारानुसार इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है, और मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी मान्यता है कि मेरे उस उच्च पद पर चयन अगर पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लंबे समय के अपने लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने के कारण हुआ है। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रमुख साधन है तथा शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ी के साथ जुड़ी हुई है।
चलिए नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 क्या करा, आई दियर फॉर प्लेस माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वार्स कवर it may have come and we moreover it might have been contributed. I place myself to the service of the loyalty to my country is culture. I place my loyalty to my country irrespective of religious or language. I place myself to work for his strength and progress and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. The whole of Bharat is my home and its people are my family. The people have choose the make me the head of his family for a certain time. It shall be my ambition in behavior to seek to make the home strong and beautiful, a worthily home for great people engaged in the faculty text of building up a just and prosperous and graceful life. तो फ्रेंड्स इसका जो हिंदी मतलब है इसको समझिए, ये क्या कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अतः मैं हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह संस्कृति कहीं से भी आई हो तथा उसमें किसी का भी योगदान रहा हो। मैं अपने देश को संस्कृति की सेवा में समर्पित रहने का प्रण लेता हूँ। मैं बिना अपने देश के प्रति धर्म व भाषा के भेदभाव के बगैर वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं अपने देश की मजबूती, उन्नति तथा जाति, रंग या नस्ल के भेदभाव के बगैर इसके लोगों की भलाई करने की शपथ लेता हूँ। संपूर्ण भारत मेरा घर है तथा इसके लोग मेरे परिवार हैं। लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है। मेरा यह सच्चा प्रयास होगा कि मैं इस घर को सुदृढ़ व सुंदर बनाऊं, ऐसा घर जो उन लोगों के रहने योग्य हो जो नया, संगत, समृद्ध और शोभनीय जीवन की रचना के आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों नंबर 6 देखिए, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्शियसली ग्रो एट अ रेदर infinitely fast pace. We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. For size the task ahead of us are too demanding that one can afford to sit back and just watch for left fraction become intimidating in our country. The situation demands of us work and more work, silent and sense work, solid and stately reconstruction of the whole material and cultural life of our people. इसका मतलब है कि तो फ्रेंड्स यह परिवार बहुत बड़ा है तथा कुछ असुविधाजनक गति के साथ निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन की नवनिर्माण में पूर्ण मनोयोग से भाग लेना है। हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है कि उसकी ज़रूरत है कि हम में से कोई भी आराम से बैठकर इसे देख नहीं सकता, नहीं तो निराशा महामारी की भांति इस देश में फैल जाएगी। परिस्थितियां हमसे अधिकाधिक कार्य की मांग कर रही है। अपने लोगों के भौतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के दृढ़ व अनवरत पुनर्निर्माण हेतु ठोस तथा सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए अब नंबर 7 को समझते हैं। क्या करा, दिस वर्क एज आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, वर्क on self and work for the society awarded. They are mutually fruitful aspect of work. They work one on one's self. It's follow the urgent towards moral development as a free person and under self-imposed discipline, which also can render the development possible. Its end products in free moral personality. We can negate the end product only at our peril. This end product cannot sustain itself without seeking and accessing itself to bring about the। चलिए इसके नेक्स्ट को देखते हैं और आगे क्या करें। Approximation of the society to which it privileged to serve a better, a juster and a more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without a heartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. फ्रेंड्स इसका मतलब यह होता है कि मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष हैं,
स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपना समाज के लिए कार्य करना, ये दोनों पक्ष परस्पर फलदायक हैं। स्वयं के लिए कार्य करना आत्म संयम द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना नैतिक विकास करना है तथा केवल ऐसा करने से हमारा विकास संभव है। इसके फलस्वरूप स्वतंत्र एवं नैतिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। अंततः इस उपलब्धि को नज़रअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। यही अंतिम उपलब्धि समाज के बिना जीवित नहीं रह सकती। उपलब्धि को तथा ऐसे तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में न्यायपूर्ण व सुंदर जीवन लाने हेतु कार्य करे। कोई व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि सामूहिक सामाजिक अस्तित्व का विकास नहीं होता। आइए हम पूर्ण मनोयोग के व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्ष के लिए कार्य करने की शपथ लें। तो फ्रेंड्स, अब नंबर 8 को समझिए। दिस डुअल इफोर्ट विल गिव ऑन द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल flavor for the states to us, which will not just an organization of power but a moral organization. It is a part of national temperament and intellectual for the great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi, that power should be used only for moral purpose. The peace of its strong is what we shall dedicate ourselves to work for. तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब है वह यह है, यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। हमारे लिए राज्य केवल शक्ति संपन्न संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का ही हिस्सा है तथा यह विचार हमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी जी से धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ है कि शक्ति का प्रयोग मात्र नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत सशक्त की शांति के लिए हम अपने आप को कार्य करने के हेतु समर्पित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 9वें नंबर को देखते हैं। 9वें पॉइंट्स में इन्होंने क्या कहा है? आई हैव फील फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रीथ फॉर द एनर्जी रिक्वेस्ट फॉर इट्स satisfactory performance of this dual task. It shall be my liberation to contribution my share of this increasing enterprise. तो फ्रेंड्स, इसका जो हिंदी मतलब है वह यह है, मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एकत्र कर पाएंगे। इस शानदार कार्य में अपना योगदान देने में मैं गर्व महसूस करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी चैप्टर का जो है डिफिनेशन हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ लिख रखा है। क्या करा है? डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ लर्निंग ऑन अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अरेंजली टू बी फाउंड एनीवेयर। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए मानसिक उपकरण लाए, सीखने की एक डिग्री और अनुभव का खजाना शायद ही कहीं पाया हो। दोस्तों, इसका मतलब है कि राधाकृष्णन जी ने एक ऐसी उपलब्धि लाई हम सब के लिए, एक ऐसा मानसिक सोच लाया जिसकी वजह से लोग कुछ नया सीख सके, कुछ नया कर सके जब वे राष्ट्रपति के पद पे थे। तो ऐसा डिग्री और अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता जैसा उन्होंने दिया है। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा? व्हाट ऑथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। तो इसका आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली। उन्होंने क्या लिया? तो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया। तो दोस्तों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। तो क्या करा? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा का व्यवसाय है। कह रहा है कि जो बिजनेस एजुकेशन क्या है, तो बिजनेस एजुकेशन वही है जो अपने राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्र की संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए जो चरित्र का विकास करता है, उसी को हम शिक्षा का व्यवसाय कहते हैं। तो दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए और समझिए। क्या कह रहा है? व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन
प्लेस हिमसेल्फ टू। इसका आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर आवर पास्ट कल्चर, ही प्रॉमिस्ड टू शो हिज लॉयल्टी टू आवर कंट्रीज। कल्चर इन टोटलिटी, हिज लॉयल्टी टू द कंट्री वाज इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को हमारी पिछली संस्कृति के लिए गहरा सम्मान था। उन्होंने हमारे देश की संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का वादा किया था। देश के प्रति उनकी निष्ठा धर्म या भाषा के बावजूद थी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि उनका जो सम्मान था वो हमारे पूर्व जो पहले थे उस संस्कृति के प्रति बहुत था, लेकिन अब जो संस्कृति हमारे चल रहा था, डेवलप चल रहा था, उनसे उनको हेट हो रहा था। तो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट शैल वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू। तो इसका आंसर है वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। आफ्टर गांधी जी पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी मतलब यह है कि गांधी जी की शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के होने के बाद हम मजबूत राष्ट्र की शांति के लिए काम करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। वह कह रहा है कि व्हाट शैल बी डेडिकेट आवर सेल्फ। तो कह रहा है हम अपने आप को कब समर्पित करेंगे अपने राष्ट्र के प्रति। तो उन्होंने कहा है कि गांधी जी की शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए था, जो शांति के लिए था, तो उसके बाद हम लोग जो है अपने काम करने के लिए, राष्ट्र के शांति के लिए खुद को भी समर्पित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अंत तक तो लोग आते नहीं हैं, बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, पर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आज आपको जो वीडियो मिल रही है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये 20-21 मिनट की वीडियो जो शूट हुआ है आपको 20-21 मिनट में ही मिल गया है। आप हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट लेसन का वीडियो देखिए कि किस दिन पब्लिश हुआ था, उसके बाद से आज तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिर आज मैं आपको शूट किया, एडिट किया, फिर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है अपलोड करने में, तो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। 3 से 4 रोज हमें लगे एक वीडियोस को अपलोड करने में। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है, एक शेयर करना है, और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। बस इतनी सी काम ही आपको करना है, जिसमें आपको मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, और आप इतना कर देते हैं तो ये हमारे लिए जो है अप्रिसिएशन की बात होगी, और हमारे लिए हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चलो मैं क्लास कर रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कुछ रिस्पांस मिल रही है हमारे स्टूडेंट की तरफ से। तो दोस्तों, आपसे बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी पूरी 100% दे रहा हूँ, तो आप भी बदले में बस थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।